नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष की हिस्ट्री की क्लास में इतिहास की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। प्राचीन भारत को हमने देखा था, हम क्विक रिवीजन की दृष्टि से चीज़ों को देख रहे हैं, आपको पता होगा। और ये उस सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। 4 वीडियो में हमने प्राचीन भारत हमने समाप्त किया था। प्राचीन भारत के साथ साथ हमने मध्यकालीन भारत भी देख लिया है, दिल्ली सल्तनत। और आज जो हम देखने वाले हैं वो विशेष रूप से मुगल राजवंश को देखेंगे और साथ ही साथ उत्तर भारत और दक्कन के कुछ स्वतंत्र राजवंश से कुछ प्रांतीय राजवंश थे, उनके बारे में भी चर्चा आज हम करेंगे। तो आज की इस कक्षा में मुख्यतः से जिन चीज़ों पर चर्चा होने वाली है वो दक्कन और प्रांतीय शासकों के बारे में होने वाली है, साथ ही साथ मुगल साम्राज्य के बारे में भी हम यहाँ पे जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो आप में से जितने भी छात्र हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार राज्य विशेष की, विनम्र निवेदन है कि चीज़ों को ध्यान से देखना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आप के लिए मेरे द्वारा 3 सीरीज चलाई जा रही है। और इन 3 सीरीजों में यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण यदि हम देखें तो प्रीवियस ईयर वाला सेक्शन है। दूसरे नंबर पर यदि हम देखें तो बिहार राज्य से संबंधित चर्चा है, वो महत्वपूर्ण है। और तीसरे नंबर पर ये आपका आता है। तो सबसे पहले जौनपुर के बारे में हम देखने वाले हैं। जौनपुर के बारे में हम बात करने वाले हैं। जौनपुर एक प्रांतीय राजवंश था, उस समय प्रांतीय शासन यहाँ पे था। तो जौनपुर की यदि हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है फिरोज तुगलक का, क्योंकि जौनपुर के जो संस्थापक हैं वो माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है ये जौनपुर के संस्थापक हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जौना खां की स्मृति में जौनपुर को बसाया गया था और मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वो जौना खां था। तो याद रखना है कि जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो फिरोज शाह द्वारा की गई थी। और यह भी याद रखना है कि जौनपुर नगर की जो स्थापना थी वो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं का एक अन्य नाम है जौना खां, इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है दूसरा शासक यहाँ पे मलिक सरवर, जिसको बोलते थे मोहम्मद शाह द्वितीय का ये दास था। और आपको बता दें कि इसके द्वारा स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की गई थी और इन्होंने जो उपाधि थी वो सुल्तान से प्राप्त की थी। कौन कौन सी उपाधि? एक तो था मलिक उस सर्क, ये आप नोट कर लीजिएगा। एक उपाधि था मलिक उस सर्क, और जो दूसरी उपाधि है यहाँ पे गलत लिखी हुई है, एक ही शब्द रिपीट कर दिया है, दूसरा है ख्वाजा ए जहां, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा ए जहां। तो याद रखना है कि इसने 2 उपाधियां जो हैं वो प्राप्त की थी सुल्तान से, एक थी ख्वाजा ए जहां और दूसरा मलिक उर सर्क। ये दोनों उपाधि इसको जो है मलिक सरवर को यहाँ के सुल्तान से मिली थी, ठीक है। इसके बाद जौनपुर में अगला शासक जो आता है वो है इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी के बारे में यदि हम बात करें तो ये सबसे महानतम सरकी शासक था। सरकी शैली का जो उदय हुआ इसी के समय काल में आपको देखने को मिलता है। सिराज ए हिंद की उपाधि इसने धारण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। जौनपुर को भारत का सिराज इब्राहिम शाह सरकी, क्योंकि आप देखें कि सबसे महानतम शासक था ये अपने समय काल का, इसलिए इसके समय काल में जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता था। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जौनपुर को भारत का सिराज किस शासक के समय काल में कहा जाता था, तो याद रखना है जौनपुर को भारत का सिराज इब्राहिम शाह सरकी के समय में कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नाम आता है बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी की बात करें तो ये अंतिम सरकी शासक थे, ये आपको पता होना चाहिए। अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह को इन्होंने पराजित किया था और जौनपुर को पुनः सल्तनत का अंग बना लिया था। तो याद रखना है कि यदि बात की जाए कि जौनपुर को पुनः सल्तनत का अंग किसने बनाया, तो आपको याद आना चाहिए बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने फिर से एक बार जौनपुर को मुगल शासन के अधीन रखा, मुगल शासन का पार्ट बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। तो अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह को पराजित किया था बहलोल लोदी ने और जौनपुर को पुनः मुगल साम्राज्य के अधीन किया था, ये आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे आपने 3 से 4 शासकों को जौनपुर के संदर्भ में देखा, फिरोज तुगलक, मलिक सरबर, इब्राहिम शाह सरकी और बहलोल लोदी का तो याद ही रखना है क्योंकि इसने पुनः मुगल सल्तनत में इसको जोड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें जौनपुर के बारे में कुछ और फैक्ट। सबसे पहली बात कि जिस तरह से लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ वो गोमती नदी के तट पर स्थित है, उसी प्रकार से जौनपुर शहर भी गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। तो आपको बता दें मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जो ये शहर बसाया गया था, ये कब बसाया गया था? बंगाल अभियान के दौरान। जब फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान किया था तो उसी बंगाल अभियान को सफल बनाकर जब ये वापस लौट रहा था तो इसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते थे पद्मावत मोहम्मद जायसी का नाम आपने सुना होगा, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, उनका जो निवास स्थान था वह भी जौनपुर था, ये भी आपको पता होना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी का जो निवास स्थान था ये भी जौनपुर था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको जौनपुर के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि सबसे महानतम सरकी शासक था इब्राहिम शाह सरकी। इसके बारे में बता दें कि अटाला मस्जिद और जाता मस्जिद का भी निर्माण इसने कराया था। कौन सी मस्जिद? अटाला मस्जिद और जाता मस्जिद का निर्माण भी इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा कराया गया था, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इतनी तो बात थी जौनपुर के बारे में। जौनपुर के बाद यदि हम दूसरा स्थानीय देखें तो दूसरा आपका आता है कश्मीर। कश्मीर के बारे में भी प्रश्न बनते हैं तो कश्मीर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कश्मीर में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहली जो चर्चा इसमें होती है वो होती है जैनुल आबदीन की। जैनुल आबदीन क्यों महत्वपूर्ण है? जैनुल आबदीन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कश्मीर के एक महानतम शासक हुआ करते थे। अन्य नाम इनका क्या था? शाही खां था। कश्मीर का सबसे महानतम शासक इनको माना जाता था। मुगल बादशाह अकबर से तुलना की जाती थी। मतलब जैनुल आबदीन जो कि कश्मीर के शासक थे वो कश्मीर के सबसे महानतम शासकों में आते थे और इनकी जो गिनती होती थी वो सबसे महानतम शासकों में होती थी। साथ ही साथ जब इनकी तुलना की जाती थी तो मुगल सम्राट अकबर से इनकी तुलना की जाती थी। अब आपको बता दें क्यों की जाती थी मुगल सम्राट अकबर से तुलना? इसलिए की जाती थी इनकी धार्मिक उदारता के कारण। बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे जिनके चलते इनको मुगल बादशाह अकबर से इनकी तुलना की जाती थी। इन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने जजिया कर हटा दिया था। ये जलिया लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जजिया। इन्होंने जजिया कर हटा लिया था और इसी धार्मिक सहिष्णुता के कारण, धार्मिक उदारता के कारण इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता था, यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें महाभारत हो गया, राजतरंगिणी हो गया, इनका फारसी में भी इन्होंने अनुवाद कराया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इन्होंने वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर के वुलर झील में जैना लंका नामक एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण भी कराया था। तो याद रखना है यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वुलर झील में एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण किसने कराया, तो आपको याद रखना है जैना लंका द्वारा। लंका नामक द्वीप का निर्माण जो है वो जैनुल आबदीन द्वारा वुलर झील में कराया गया था। इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कश्मीर का अकबर इन्हें कहा जाता था। इसके बाद बात आती है गुजरात की। गुजरात में क्या चीज़ें देखनी है? गुजरात की यदि हम बात करें तो जफर खां का नाम आता है। जफर खां के बारे में यदि हम बात करें तो सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का ये सुल्तान बना था। मालवा के शासक हुसंग शाह को इसने परास्त किया था। राजधानी जो थार थी उस पर कब्जा किया था, बाद में वापस भी कर दिया था। दूसरा शासक यहाँ पे था फतेह खां, इसकी उपाधि थी अबुल फतेह महमूद शाह, इसकी उपाधि थी। इसका प्रसिद्ध नाम था महमूद। इसमें थोड़ा सा त्रुटि यदि है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका नाम था महमूद बेगड़ा। क्या नाम था? महमूद बेगड़ा इसका नाम था। महमूद बेगड़ा इसका नाम था। और इसके जो मुख्य विजय थे
इसके मुख्य विजय के बारे में यदि हम बात करें तो इसके दो प्रमुख विजय थे जो आपको पता होना चाहिए, चंपानेर और गिरनार। चंपानेर और गिरनार इसके प्रमुख विजय थे, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। प्रमुख विजय इसकी कौन थे? चंपानेर और गिरनार। चंपानेर और गिरनार की इस विजय की थी, ये इसके प्रमुख विजय थे। यहाँ से उतने प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कुछ भी आपका छूटने ना पाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। और इन सब के बाद अभी एक सिरे से अच्छे से मुगल साम्राज्य की चर्चा होगी और वहीं से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट प्रारंभ होंगे। अब देखेंगे तो बहमनी से स्वतंत्र हुए कितने राज थे उस समय, यदि हम बात करें तो बहमनी से जो स्वतंत्र हुए राज थे उसमें यदि आप देखो तो आपको देखने को मिलता है सबसे पहले बरार। बरार का संस्थापक कौन था? फतेह उल्लाह इमाद शाह। ये यहाँ के संस्थापक थे फतेह उल्लाह इमाद शाह। कौन सा राजवंश यहाँ पे चल रहा था? इमाद शाही राजवंश। फिर इसके बाद बहमनी से जो स्वतंत्र हुए राज, दूसरा राज था वो था आपका बीदर। बीदर के बारे में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि बीदर साम्राज्य जो था इसका संस्थापक जो था इसका नाम था अमीर अली बरीद। क्या नाम था? अमीर अली बरीद। ये आपको पता होना चाहिए। राजवंश कौन सा था? तो बरीद शाही राजवंश था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो बीजापुर का नाम आता है। बीजापुर में यदि आप देखोगे तो इनके जो संस्थापक थे इनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। राजवंश कौन सा था? आदिल शाही राजवंश था। इसके बाद और कौन सा बहमनी से अलग हुआ राज था? अहमदनगर था। अहमदनगर के संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद थे। यहाँ पे राजवंश कौन था? निजाम शाही। इसी प्रकार से गोलकुंडा का नाम आता है। गोलकुंडा के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह और राजवंश यहाँ पे था कुतुब शाही। ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ बहमनी से अलग हुए राज थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके हम चीज़ों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहमनी के बारे में, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण होगी, जो बताई जाएगी कि महत्वपूर्ण है, उस पर थोड़ा सा गौर करना है, उसको नोट करना है। बहमनी की बात अब हो रही है, बहमनी साम्राज्य की बात हो रही है, तो आइए देखते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। बहमनी साम्राज्य में यदि आप देखोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बहमनी साम्राज्य में जफर खां, ठीक है। जफर खां देखोगे 1347 से 1358 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उपाधि इनकी थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की नींव इन्होंने रखी थी। और इसके बाद यदि हम देखें तो इन्होंने गुलबर्गा को राजधानी बनाया था और इसका नया नाम था एहसानाबाद। ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब जफर खां जो बहमनी के शासक थे, उन्होंने प्रारंभ में, जिन्होंने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी, इन्होंने प्रारंभ में राजधानी गुलबर्गा को बनाया था, बाद में जिसका नाम एहसानाबाद कर दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि आप देखोगे इसमें तो दूसरे नंबर पे आपको इसमें देखने को कौन मिल रहा है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बीजापुर राज। बीजापुर राज आपको देखने को मिलेगा। बीजापुर राज की यदि हम बात करें तो यहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय यहाँ के शासक थे। इनकी उपाधि थी जगत गुरु, जनता द्वारा इनको दी गई थी। इनका अन्य नाम था अबला बाबा, निर्धनों का मित्र इनका नाम था। और ये किताब ए नौरस के भी लेखक थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किताब ए नौरस को किसने लिखा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें विविध पक्षों की, इसमें जुड़े हुए विविध पक्षों की, तो जैसे कुछ स्थान हैं इनके बोले गए हैं कि स्थापत्य किसने निर्माण कराया। जैसे तुगलकाबाद का निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। मोठ मस्जिद का निर्माण कराया था सिकंदर लोदी ने। कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब पिछले दिनों भी हमने चर्चा किया था, कुछ यहाँ पे सिद्धांत दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो संप्रदाय दिए हुए हैं, उनके प्रवर्तकों की बात आती है। जैसे शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रामानुजाचार्य, ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा त्रुटि है, दोनों एक जैसा लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा विशिष्टाद्वैत। रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत है वो है विशिष्टाद्वैत, ठीक है। तो विशिष्टाद्वैत की बात करें तो ये रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद की बात करें शंकराचार्य इसके प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद की बात करें मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद की बात करें निम्बकाचार्य इसके प्रवर्तक हैं।
शुद्धोदैत या पुष्टि मार्ग की बात करें तो वल्लभाचार्य इसके परिवर्तक हैं, और शंकरदेव किसके परिवर्तक हैं? एक शरण संप्रदाय, ये जो है ये शंकरदेव से संदर्भित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आता है भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन की चर्चा अक्सर होती है, जैसे कि भक्ति आंदोलन का उदय यदि हम बात करें तो द्रविड़ क्षेत्र में इसका उदय हुआ था। सूत्रपात यदि हम बात करें तो 8वीं सदी में शंकराचार्य के उदय के साथ इसका सूत्रपात हुआ था। प्रसार यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत में भी देखने को मिलता है। वैष्णव अलवार संतों द्वारा इसका प्रभाव जो प्रसार है, इसका जो प्रचार है वो दक्षिण भारत में हुआ। साथ ही साथ शैव नयनार संतों द्वारा भी इसका जो प्रसार है वो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। पुनर्जन्म यदि हम बात करें तो 15वीं 16वीं सदी में इसका पुनर्जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से भक्ति आंदोलन की बात आती है। अब भक्ति आंदोलन की जब बात आती है तो इनके एक एक प्रवर्तकों के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे रामानंद के। ठीक है, रामानंद की हम बात करने वाले हैं। रामानंद की जब बात करते हैं आप, तो आपको बता दें कि गुरु रामानंद की यहाँ पे बात हो रही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के ये प्रथम प्रवर्तक थे। तो याद रखना है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो प्रथम प्रवर्तक थे वो कौन थे? रामानंद थे। इनका जन्म हुआ था 1299 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। सगुण ब्रह्म में ये विश्वास रखते थे और संदेशों का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में इन्होंने किया। कबीर जो है इनके 12 शिष्यों में से एक थे। तो कबीर के ये गुरु थे, कबीर इनके 12 शिष्यों में से एक थे, ये आपको पता होना चाहिए। कबीर की यदि हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि इनका जो पालन पोषण हुआ एक जुल्हा दंपत्ति ने किया जिनका नाम था नीरू और नीमा। इन्होंने बीजक लिखा। बीजक क्या है? कबीर के उपदेशों का संकलन है। तो याद रखिएगा बीजक क्या है? कबीर के उपदेशों का जो संकलन है उसको वो बीजक में दिया गया है, बीजक में उसको केंद्रीकृत किया गया है। इनकी रचनाएं कौन सी थी? साखी, शबद, रामायणी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि अमर मूल इनके संदर्भ में पूछा जाता है कि अमर मूल क्या है? तो धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का जो संकलन है वो अमर मूल में दिया गया है, अमर मूल में उसको अंकित किया गया है, तो पता होना चाहिए। तो कबीर के संदर्भ में बीजक क्या है? कबीर के उपदेशों का संकलन है। अमर मूल क्या है? धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन है, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बात हो रही है 12 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आता है महाकालेश्वर, फिर आता है ओंकारेश्वर, फिर आता है मल्लिकार्जुन स्वामी, फिर आता है नागेश्वर, इसके बाद सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम, केदारनाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ, ये कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो आपको पता होना चाहिए। और 12 ज्योतिर्लिंग ये पूरे भारत में विस्तारित हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे थे कबीर के बारे में, हमने देख लिया। कबीर के बाद हम बात करने वाले हैं गुरु नानक के बारे में, क्योंकि गुरु नानक के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गुरु नानक के बारे में पता होना चाहिए। गुरु नानक के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुरु नानक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनका जो जन्म था ये 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था, ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। तो याद रखना है कि गुरु नानक का जो जन्म था वो ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, विशेष तथ्य इनसे जुड़े हुए क्या हैं? सिख धर्म की इन्होंने स्थापना किया था, सिकंदर लोदी के समय काल के थे, एकेश्वरवाद में ये विश्वास रखते थे और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने बल दिया। तो सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में इन्होंने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने जोर दिया। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु का लंगर, आप जानते होंगे तो जहां भी गुरुद्वारे हैं वहां लंगर अवश्य चलते हैं। तो गुरु का लंगर क्या होता है? मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। जो गुरु का लंगर आज आप देखते हो उसकी शुरुआत जो है वो गुरु नानक देव द्वारा की गई है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि गुरु का लंगर जो है ये मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। इनके अनुयायी
अनुयायी जो थे वो जाति पर ध्यान दिए बिना सामूहिक भोजन करते थे। ये जो गुरु का लंगर शुरू हुआ था, विशेष रूप से इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी, एक तो जरूरतमंदों को भोजन मिले, साथ ही साथ जो जाति, जो हम भेदभाव करते हैं, भेदभाव समाप्त हो सके। क्योंकि यदि हम गुरुद्वारे में जाते हैं, भोजन आप ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे आपकी जाति नहीं पूछी जाती, वहाँ पे जाति आधारित व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि गुरु के लंगर का जो शुरुआत था, एक तो ये सामुदायिक रसोई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन, ज़रूरतमंदों को भोजन मिल सके। साथ ही साथ दूसरा यह भी था कि यहाँ पे जो है, जो भी लोग हैं, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो जाति प्रथा से निजात पा सकें, जाति प्रथा से वो दूरी बना सकें, जाति प्रथा का विरोध कर सकें। ठीक है। इनका कथन है, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में जाति नहीं है। इनका कहना था कि जाति प्रथा को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए इन्होंने बताया कि ईश्वर जो है केवल व्यक्ति के गुणों को जानता है, उसमें ईश्वर को जाति से कोई मतलब नहीं है। और जब आपकी मृत्यु होती है, आप दूसरे लोक में जाते हैं, तो वहां पर आपको आपकी जाति नहीं पूछी जाती, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के आधार पे, आपके कार्यों के आधार पे वहां पे आपको पुरस्कृत किया जाता है, दंडित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यदि हम बात करें तो संत रामदेव हुए, नामदेव काफी चर्चित रहे हैं इस समय काल में। ठीक है। इनमें यदि हम बात करें तो भक्ति आंदोलन को सबसे लोकप्रिय इनके द्वारा बनाया गया। इनके द्वारा यदि हम देखें तो विश्ववा खेचर, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये कौन थे? ये नामदेव के गुरु थे। विश्ववा खेचर पूछा यदि जाए कि नामदेव के गुरु कौन थे, तो विश्ववा खेचर नामदेव के गुरु थे। वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। और विश्ववा खेचर या खेरचर नाथ जो है, ये रहस्यवादी जीवन की इन्होंने दीक्षा दी थी नामदेव को। और आपको बता दें कि एक थे गुरु ज्ञानदेव। ज्ञानदेव ने क्या किया था? ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित कराया था नामदेव को, यह आपको पता होना चाहिए। कुछ गीतात्मक पद भी देखने को मिलते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना कि महाराष्ट्र में उस समय यदि हम बात करें तो भक्ति आंदोलन का जो प्रसार था वो नामदेव द्वारा किया गया था। और नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित प्रमुख संत थे और नामदेव के गुरु थे विश्ववा खेचर, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी है तो चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद आपका शुरू होता है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सूफी आंदोलन की अब हम बात करेंगे, तो 1 मिनट का समय दीजिएगा। इसके बाद हम सूफी आंदोलन पे आते हैं और सूफी आंदोलन से जुड़े हुए तथ्यों को हम देखते हैं। सूफी आंदोलन में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है इसमें चिश्तिया सूफी मत की बात होती है। चिश्तिया सूफी मत की बात होती है। ठीक है। तो चिश्तिया सूफी मत की हम बात करेंगे। इसमें क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? सबसे पहले आपको याद रखनी है कि जो चिश्ती समुदाय था, चिश्तिया जो समुदाय था, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? चिश्तिया समुदाय की जो स्थापना थी ये चिश्त अफगानिस्तान में हुई थी। और आपको बता दें किसके द्वारा चिश्तिया समुदाय की स्थापना की गई थी? अबू इसहाक समी चिश्ती द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। और इनके शिष्य थे ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल। तो इन दोनों लोगों का नाम याद रखना है। कहीं कहीं प्रश्न में आपके इनमें से हो सकता है शिष्य का नाम दिया हो सकता है गुरु का नाम दिया हो, तो दोनों के लिए हमें तैयार रहना है, दोनों को हमें याद रखना है। क्या याद रखना है कि चिश्त समुदाय की स्थापना, चिश्तिया समुदाय की जो स्थापना है वो अफगानिस्तान के चिश्त में हुई थी। और इसकी स्थापना में 2 लोगों का योगदान था, एक गुरु थे, एक शिष्य। गुरु का नाम था अबू इसहाक समी चिश्ती और शिष्य का नाम था ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल। ये इनके शिष्य थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके बाद नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है। तो इतना याद रखना है सबसे पहली बात कि चिश्तिया समुदाय की स्थापना अफगानिस्तान में हुई। अबू इसहाक समी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अगला नाम आता है इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो आइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में यदि हम बात करें तो इनका आगमन जो है वो मोहम्मद गोरी के साथ होता है। मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे, मोहम्मद गोरी की सेना के साथ ये भारत आए थे। अजमेर इनका निवास स्थान था और भारत में सर्वप्रथम जो प्रचारक थे वो यही थे। तो याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम प्रचारक ये थे।
मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, अजमेर में ये निवास करते थे। ठीक है, इनकी मृत्यु यदि हम बात करें तो इनकी मृत्यु आपको देखने को मिलती है 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गोरी की सेना के साथ ये भारत आए थे, भारत में ये अजमेर में रह रहे थे। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम प्रचारक जो थे चिश्तिया समुदाय के, वो यही थे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, इनके गुरु थे ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी, इनके शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा नाम आता है बाबा फरीद का। बाबा फरीद का भी नाम आपको याद रखना है। बाबा फरीद की यदि हम बात करें तो बाबा फरीद के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाबा फरीद या इनका नाम था शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर भी इन्हीं का नाम था, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो बाबा फरीद को जाता है। ये बलबन के दामाद थे, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी भी रचना संकलित की गई है। भारत में यदि हम बात करें तो चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय इन्होंने बनाया और ये बलबन से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें आता है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया और भी महत्वपूर्ण है। निजामुद्दीन औलिया से सबसे ज़्यादा प्रश्न चिश्ती समुदाय से पूछे जाते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया की यदि हम बात करें तो आध्यात्मिक इनके गुरु थे बाबा फरीद, मतलब बाबा फरीद के शिष्य थे। 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी दरगाह आपको दिल्ली में निजामुद्दीन में देखने को मिल जाएगी। इन्होंने 7 सुल्तानों का समय देखा था, मतलब इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो 7 सुल्तानों का शासन देखने वाले एकमात्र सूफी संत हैं निजामुद्दीन औलिया, ये आपको पता होना चाहिए। इनको महबूब ए इलाही नाम से भी जाना जाता था, सुल्तान उल औलिया के नाम से भी इनको जाना जाता था, और इन्होंने अलाउद्दीन से मिलने का इनकार कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। अलाउद्दीन से मिलने का इन्होंने इनकार कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला आता है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के बारे में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में से एक थे शेख सलीम चिश्ती। शेख उल हिंद की उपाधि इन्होंने धारण की थी। जहांगीर का जन्म जो है इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था, ऐसी मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है कादरी शाखा की। कादरी शाखा भी आप कह सकते हैं सूफी समय में सूफी आंदोलन में एक प्रमुख शाखा रही है। कादरी शाखा की यदि बात करें तो इसके संस्थापक थे शेख मुहिद्दीन कादिर जिलानी, बगदाद के ये रहने वाले थे। प्रथम प्रचारक भारत में थे शाह नियामतुल्लाह मखदूम जियानी। इनसे प्रश्न नहीं आता है तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये आपका है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला की यदि हम बात करें, नक्शबंदी सिलसिला महत्वपूर्ण है। नक्शबंदी सिलसिला की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसकी स्थापना जो थी वो 14वीं सदी में हुई थी। इसके संस्थापक थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। तो नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा ख्वांद महमूद यहाँ पे दूसरे आप कह सकते हो कि संत थे जिन्होंने कश्मीर को अपना केंद्र बनाया। ख्वाजा बकी बिल्लाह थे जिन्होंने भारत को अपना केंद्र बनाया, भारत के मुख्य प्रचारक थे। तो भारत में नक्शबंदी सिलसिले को बढ़ाने का जो श्रेय जाता है, भारत में नक्शबंदी सिलसिले के लिए कार्य करने वाले जो प्रमुख नाम हैं उनमें ख्वाजा बकी बिल्लाह का नाम प्रथम स्थान पे है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी जो है वो ख्वाजा बकी बिल्लाह के शिष्य थे। वजहत उल शहूद का इन्होंने प्रतिपादन किया। मुजाहिद इस्लाम धर्म के ये सुधारक थे। संगीत का इन्होंने विरोध किया। क्यों? अकबर की उदार नीतियों का भी इन्होंने विरोध किया। और इनके प्रसिद्ध अनुयायी थे औरंगजेब, क्योंकि लगातार इन्होंने संगीत का विरोध किया। मतलब आप कह सकते हो कि कट्टर इस्लाम को ये मानने वाले थे और इसी के चलते औरंगजेब इनका अनुयायी बना था। तो ये आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। कौन से फैक्ट हैं ये आप देख लीजिए, इनके बारे में मैं एक बार बता देता हूं। जैसे बोला जाए यदि आपसे कि सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को स्वीकार किया है किस रूप में, तो याद रखना है सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। सूफी संतों के निवास स्थान का नाम क्या था? सूफी संतों के निवास स्थान का नाम था खानकाह। सूफी संगीत समारोह का क्या नाम था? उसका नाम था समा। यहाँ पे सभा लिखा हुआ है, उसका नाम होता था समा। तो याद रखना है सूफी संगीत समारोह का नाम था समा। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के लिए विद्वानों को कहा जाता है उलेमा। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? रस खान द्वारा की गई थी। पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम रचनाएं किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं और ये जौनपुर के रहने वाले थे। भारत का सादी किसे कहा गया है? तो अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? यहूदिया प्रांत के बेथलेहम में इनका जन्म हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको आपने देखा। अब सल्तनत काल से संबंधित, क्योंकि सल्तनत काल हमने समाप्त किया है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सल्तनत काल में कुछ प्रमुख राज थे जो चर्चा आप सुनते आए हैं। जैसे चित्तौड़ था, तो चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे राणा रतन सिंह। गुजरात था, गुजरात के शासक हुआ करते थे कर्णदेव। देवगिरी था, सल्तनत काल में देवगिरी के शासक थे राजा रामचंद्र देव। हमीर देव रणथंभौर के शासक थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें, फरिश्ता का नाम आपने सुना होगा, तो फरिश्ता का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह इसका पूरा नाम था। कुछ समय तक यहाँ अहमदनगर के शासक मुतरजा निजाम शाह का दरबारी विद्वान था। तारीख-ए-फरिश्ता पुस्तक इसने लिखी है और बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को इसको समर्पित किया है। इन्होंने तारीख, इसके बाद बात आती है तारीख-ए-हिंद पुस्तक। तारीख-ए-हिंद पुस्तक की जब बात आती है तो इसके रचयिता हैं अल-बरौनी और ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में है। तारीख-ए-हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था किसने? एडवर्ड साची ने। हिंदी अनुवाद किसने किया था? रजनीकांत शर्मा ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है कीर्ति स्तंभ क्या है? कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। जैता द्वारा निर्मित है, और यदि हम बात करें जैता द्वारा निर्मित क्या है? अत्रि है। प्रशस्तिकार इसके कौन थे? तो इसके प्रशस्तिकार थे महेश। तो याद रखना इतना कीर्ति स्तंभ के बारे में कि राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण था वो अपनी मालवा विजय के उपलक्ष्य में कराया था, और जैता द्वारा निर्मित क्या है? अत्रि है, और इसके प्रशस्तिकार कौन थे? महेश थे। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो फैक्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं कहाँ? मुगल वंश की तरफ धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो आप जानते हो कि युद्ध, 4 प्रमुख युद्ध सल्तनत काल में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे तालीकोटा का युद्ध, चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण और घाघरा का आक्रमण। यहाँ पे इनके वर्ष दिए हुए हैं, इनके वर्ष आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में कुछ युद्धों के नाम दे देते हैं और उनको क्रम से लगाने को बोल दिया जाता है कि इनको पहले से द्वितीय के क्रम में लगाएं कि कौन सबसे पहले हुआ है, कौन सबसे बाद में हुआ है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है प्रशासनिक विभाग। जैसे दीवान-ए-मुफ्त खराज, ये क्या हुआ करता था? ये राजस्व विभाग हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवान-ए-रियासत क्या था? बाजार नियंत्रण विभाग था किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दीवान-ए-अमीर को ही क्या था? एक कृषि विभाग था किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में। दीवान-ए-खैरात एक दान विभाग था किसके संबंध में? फिरोज तुगलक के संबंध में। दीवान-ए-बंदगान क्या था? दास विभाग था किसके संदर्भ में? फिरोज तुगलक के संदर्भ में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें उतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं है, लेकिन जो हैं आप एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको बता दें कि आपके जब ये वीडियो पब्लिक होगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे, कमेंट बॉक्स में सबसे टॉप में पहली कमेंट आप देखेंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी। उस लिंक के माध्यम से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मुगल वंश बाबर की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं मुगल वंश बाबर के बारे में। सबसे पहली बात कि बात हो रही है बाबर की। बाबर से हम अपनी चर्चा को शुरू कर रहे हैं। तो बाबर से शुरू कर रहे हैं तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि
तुर्की की चगताई शाखा से ये संबंध था। तुर्की की चगताई शाखा से ये संबंध था। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। माता का इसके नाम था कुतलुग निगार खानम। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था? 1501 में। सर ए पुल का युद्ध 1501 में हुआ था। और याद रखना है कि इसने खैबानी खां से ये परास्त हुआ था और खैबानी खां द्वारा तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो याद रखना है कि जो पहला युद्ध इसने लड़ा 1501 में, इसमें खैबानी खां से ये परास्त हुआ था, क्योंकि खैबानी खां द्वारा इसमें तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया गया था, जिसके चलते इसको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है 1507 ईस्वी में। 1507 ईस्वी में क्या घटित होता है? 1507 ईस्वी में आप देखोगे तो देखने को मिलता है कि मिर्जा की उपाधि का इसने त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण किया और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इसने लड़ा और यहाँ पे तुलुगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध प्रयोग किया और यहाँ पर इसको सफलता भी मिली। और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो याद रखना है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, विशेष रूप से क्यों इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी? क्योंकि यहाँ पे बाबर ने पहली बार तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था और उसी के चलते इब्राहिम लोदी परास्त हुआ था। और उसी के बाद से यहाँ पर बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित करते हुए यहाँ पर मुगल वंश की नींव रखी थी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे तीसरा महत्वपूर्ण आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध भी बाबर के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। घाघरा का युद्ध यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि घाघरा का युद्ध जो था ये बाबर बनाम महमूद लोदी था। किसके विरुद्ध था? बाबर बनाम महमूद लोदी। 1529 में हुआ था। बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। ये आपको पता होना चाहिए। बाबरनामा क्या है? तुर्की भाषा में रचित है। इसमें दो हिंदू राज्यों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। किसका? मेवाड़ और विजयनगर। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर की बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा में किन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है, तो बाबर के बाबरनामा में दो हिंदू राज्यों का उल्लेख मिलता है। एक है मेवाड़, एक है विजयनगर। फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद कराया था। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो आपको बताना है अब्दुल रहमान खान खाना ने इसको फारसी भाषा में अनुवादित किया। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात आता है तोपखाना, क्योंकि इनका तोपखाना ही सबसे महत्वपूर्ण था। तो जरूरी है, प्रश्न भी बनता है कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको भी जानना जरूरी है। यहाँ पे आपको बता दें तो तोपखाना जो था उसका नेतृत्व करते थे उस्ताद अली कुली द्वारा। ठीक है। तो उस्ताद अली कुली द्वारा इसका जो नेतृत्व है वो किया जाता था। कलंदर की इन्होंने उपाधि धारण की थी। किसके कारण? उदारता के कारण। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाने का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को, जो कि बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर द्वारा यहाँ पे जिहाद की घोषणा की गई थी और युद्ध की विजय प्राप्ति के पश्चात बाबर गाजी की उपाधि धारण किया था। गाजी की उपाधि मतलब काफिरों को मारने वाला की उपाधि जो है बाबर ने धारण की थी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण की, तो आपको पता होना चाहिए कि खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, और गाजी का मतलब होता था काफिरों को मारने वाला। ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी बातें हो गई बाबर के बारे में। बाबर के बारे में कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं जो आप नोट कर लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। नोट कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। जैसे सबसे पहले आपको बता दें, बाबर ने दो सिक्के चलाए थे अफगानिस्तान में। पहला जो सिक्का इन्होंने काबुल में चलाया था, पहला सिक्का इनके द्वारा काबुल में चलाया गया था, जिसका नाम होता था शाहरुख।
शाहरुख नामक सिक्का इन्होंने काबुल में चलाया था और शाहरुख नामक जो सिक्का था ये चांदी का बना होता था। तो चांदी के सिक्के शाहरुख का प्रचलन काबुल में बाबर द्वारा कराया गया था। इसके बाद काबुल के बाद एक दूसरा प्रांत आता है प्रमुख रूप से कंधार। कंधार में भी इनके द्वारा एक सिक्का चलाया गया था जिसका नाम था बाबरी। तो यह भी आपको याद रखना है, बाबरी नामक सिक्का कंधार में बाबर द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें मुइबियान, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मुइबियान नामक पद्य शैली का विकास किसने कराया। तो याद रखना है मुइबियान नामक पद्य शैली का जो विकास था उसको भी बाबर ने कराया था। तो ये भी याद रखना है कि मुइबियान नामक पद्य शैली का विकास भी बाबर ने कराया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें रिसाल ए उसज की रचना इसके द्वारा की गई थी जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता था। इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों की यदि हम बात कर लें जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो सबसे पहले आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था विशेष रूप से ये जो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 वर्ष याद रखिएगा, बस 1526 में लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी। तोपखाने का पहला प्रयोग यहीं पर किया गया था। तुगलुमा पद्धति पर पहला युद्ध ये भारत में लड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कौन प्रतिदर्शी रहे हैं इस युद्ध के, तो आपको बता दें प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी सिख धर्म गुरु गुरु नानक थे, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध को किसने करीब से देखा, तो आपको गुरु नानक पे टिक करना है। ठीक है, और इसी के बाद से मुगल वंश की यहाँ पे स्थापना हुई थी। दूसरा युद्ध आपको देखने को मिलता है खानवा का युद्ध। बाबर के समय में खानवा का युद्ध भी महत्वपूर्ण है। खानवा का जो युद्ध था ये विशेष रूप से 1527 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये है खानवा का युद्ध। और युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, अभी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद तीसरा युद्ध बाबर के समय में जो आता है वो आता है चंदेरी का युद्ध। बाबर का तीसरा युद्ध आता है चंदेरी का युद्ध, और इसका क्रम याद रखिएगा। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, मई माह में 1528 में हुआ था। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, और इसमें जीत के बाद बाबर ने मेदिनी राय की दोनों पुत्रियों को, एक को कामरान और एक को हुमायूं को सौंप दिया था। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो चौथा युद्ध बाबर के समय का है घाघरा का युद्ध। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाबर का अंतिम युद्ध था। इसके बाद बाबर ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है। बाबर का अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध, 1529 में हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें मध्यकालीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में एकमात्र युद्ध था घाघरा का युद्ध, और पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। तो मध्यकालीन इतिहास में पहला युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया है वो है घाघरा का युद्ध, और घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बाबर ने कुल 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे और चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। पानीपत किसके बीच? पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत के बाद खानवा, खानवा किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। चौथा युद्ध आपका अंतिम घाघरा का युद्ध किसके बीच? बाबर और अफगानों के बीच। तो सबसे पहली बात कि किनके बीच लड़ा गया है वो हमें पता होना चाहिए, कब लड़ा गया है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि हम बात करें तो और कुछ चीज़ें हैं बाबर के बारे में
जैसे आप जानते हो आगरा में बाबर द्वारा नूर-ए-अफ़गान नामक एक बाग भी लगाया गया था, जिसे अब आराम बाग के नाम से जानते हैं। तो जो आप आराम बाग देखते हो आगरा में, वो बाबर द्वारा लगवाया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ सड़क मापने के लिए इसने एक नई पद्धति शुरू की थी, जिसे बोला जाता था गज-ए-बाबरी। गज-ए-बाबरी की शुरुआत इसने सड़क मापने के लिए की थी, ये आपको पता होना चाहिए। अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित किया था, यह भी आपको पता। अकबर ने बाबर का जो मकबरा है उसको आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया था। और बाबर के अलावा यदि हम बात करें तो जहांगीर हो गए और बहादुर शाह हो गए। जहांगीर, बहादुर शाह और बाबर तीन ऐसे शासक थे जिनका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। कौन कौन से? बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह। इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए, जिनके मकबरे भारत से बाहर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात आती है हुमायूं और शेर शाह की। चलिए, ये तो हो गई बाबर की बात। बाबर के बाद हम बढ़ते हैं हुमायूं और शेर शाह के बारे में। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह के बारे में जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, हुमायूं की बात करें तो हुमायूं जो था वो बाबर के पुत्रों कामरान, अस्करी और हिंदाल में सबसे बड़ा था। माँ माहम बेगम द्वारा ये उत्पन्न था। 1532 ईस्वी में इन्होंने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था और शेर खां द्वारा हुमायूं की अधीनता स्वीकार की गई थी। इसमें यदि हम देखें तो इनके द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़ा गया है हुमायूं द्वारा। कौन कौन से? पहला देवरा, दूसरा सरहिंद, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा चौसा, और एक युद्ध है कन्नौज। तो याद रखना है 4 हिंद जो है हुमायूं द्वारा लड़े गए। पहला देवरा का युद्ध, दूसरा चौसा का युद्ध, तीसरा कन्नौज का और चौथा सरहिंद। इनका क्रम भी इसी तरह से याद रखिएगा कि सबसे पहले देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। इसी तरह से क्रम भी इनका याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है शेर शाह की। शेर शाह की बात आती है। शेर शाह के बारे में आपको बता दें कि इसके बचपन का नाम था फरीद। ठीक है, इनके बचपन का नाम था फरीद। सुधार क्षेत्र क्या क्या सुधार किए? राजस्व में सुधार किया, प्रशासनिक सुधार, सैनिक एवं करेंसी प्रणाली में इसने सुधार किया। बंगाल में यदि हम बात करें तो सरकारों में विभक्त किया इसने। शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का इसने प्रचलन कराया। चांदी का जो सिक्का था वो तांबे के दाम के रेशियो में यदि हम बात करें तो 1:64 था। इसकी विनिमय दर तांबे और चांदी की 1:64 थी, ये आपको पता होना चाहिए। कालिंजर विजय इसकी अंतिम विजय थी, ये आपको पता होना चाहिए। शेर शाह की मृत्यु 22 मई 1545 को हुई थी। कालिंजर विजय शेर शाह की अंतिम विजय थी। शेर शाह के बारे में यदि हम बात करें तो आप जानते हो इसका मकबरा सासाराम बिहार में देखने को मिलता है। कृषकों की सहायता के लिए इसने पट्टा और कबूलियत शुरू की थी। दिल्ली स्थित पुराना किला के वाहनों का निर्माण कराया था। इसके बाद आपको बता दें सड़क-ए-आजम, जिसको ग्रैंड ट्रक रोड, जिसको जीटी रोड बोलते हो, इसका निर्माण भी शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया था। इसीलिए इसको शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हो चौसा के युद्ध में, चौसा का जो युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं और शेर शाह के बीच ये युद्ध हुआ था और हुमायूं को पराजित कर शेर शाह ने यहाँ पर यदि हम बात करें तो शेर शाह की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इसका पहला नाम था क्या था? शेर खां। लेकिन जब इसने हुमायूं को पराजित किया चौसा के युद्ध में, उसी के बाद इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। शेर शाह की उपाधि इसने कब धारण की? जब इसने हुमायूं को हराया। किस युद्ध में? चौसा के युद्ध में हराया। तो ये आपको पता होना चाहिए। मृत्यु के बारे में आपने देख लिया कि कालिंजर विजय के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि वहाँ पर तोपखाने में उस समय विस्फोट हो गया था और तोपखाने में विस्फोट के चलते इसकी मृत्यु हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर। अब बात हो रही है अकबर के बारे में। अकबर के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जो जन्म था ये 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 1556 ईस्वी में बादशाह घोषित किया गया था। बैरम खां को इसका संरक्षक और वकील नियुक्त किया गया था और खान ए खाना की उनको उपाधि मिली हुई थी। तो खान ए खाना की उपाधि किसको मिली थी? बैरम खां को।
आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री हरखा बाई से इसका विवाह हुआ था, जिससे सलीम का जन्म हुआ था। जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो आमेर की राजा बिहारी मल की पुत्री हरखा बाई से हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसका समर्थक था? ये चिश्तिया संप्रदाय का समर्थक था। 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर समाप्त किया और बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का भी इसके द्वारा प्रयास किया गया। इसी उदारता के कारण यदि हम देखें तो इसको महान शासक भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत ही सहिष्णु था। इसने चिश्तिया संप्रदाय का ये समर्थक था। 1562 में दास प्रथा, इसके बाद तीर्थ यात्रा, इसके बाद जजिया कर इसने समाप्त किया था। तो ये तीनों क्रम भी पता होने चाहिए। परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अकबर के द्वारा समाप्त किए गए करों का क्रम लगाएं या अकबर के द्वारा किए गए कार्यों को उनके क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले इसने 1562 में दास प्रथा समाप्त किया था। उसके बाद 1563 में इसने तीर्थ कर समाप्त किया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, और 1564 में इसने जजिया कर समाप्त किया था। ये आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं अकबर की तो अक्सर चर्चा आती है आईने दहसाला की। आईने दहसाला के बारे में हम जान लेते हैं। आईने दहसाला यदि हम बात करें तो अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष में इसको प्रारंभ किया गया था। इसके वास्तविक प्रणेता कौन थे? तो आईने दहसाला के वास्तविक प्रणेता थे टोडरमल, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। और आईने दहसाला का अन्य नाम भी था जिसको बोलते थे टोडरमल बंदोबस्त। तो टोडरमल बंदोबस्त या आईने दहसाला बातें एक ही है। इसमें आपको इतना याद रखना है कि इसके प्रणेता थे टोडरमल और आईने दहसाला अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष में प्रारंभ किया गया था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अकबर के बारे में और जानकारी करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको बता दें कि यहाँ पे मीर बख्शी होता था। अकबर के समय में एक मीर बख्शी का भी पद होता था। मीर बख्शी क्या होता था? मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, जो सैन्य वेतन और संगठन का कार्य देखता था। 1573 ईस्वी में अकबर ने पुनः घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रचलन किया था और 1574-75 में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर इन्होंने अपने सैन्य संगठन को व्यवस्थित किया था, अपने सैन्य संगठन को बढ़ाया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें, आप जानते हो अकबर ने एक नया धर्म भी शुरू किया था, उसके बारे में भी कई प्रश्न आते हैं। तो आपको बता दें अकबर ने तौहीद ए इलाही, क्या तौहीद ए इलाही, अन्य नाम इसका था दीन ए इलाही नामक एक धर्म भी शुरू किया था। 1582 ईस्वी में इसकी स्थापना इसने की थी और धर्मों के मूल सिद्धांतों को इसमें सम्मिलित कर इसको सर्वमान्य बनाने का भी प्रयास किया था। वास्तव में यदि हम बात करें तो ये जो दीन ए इलाही था, इसका जो झुकाव था ये सूफी सर्वेश्वरवाद की तरफ था और इसके प्रधान पुरोहित थे अबुल फजल। हिंदुओं में केवल बीरबल द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये होती थी मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में। क्या होता था? मनसब जो आधारित होता था वो श्रेणी पद पर था। मनसबदार कौन होता था? श्रेणी पद प्राप्त अधिकारी को मनसबदार बोलते थे। दशमलव प्रणाली पर यह आधारित था। मध्य एशिया से यह आयातित किया गया था और शासन काल के 11वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर द्वारा किया गया था। इसमें 3 प्रकार होते थे। पहला होता था मनसबदार, दूसरा होता था अमीर, तीसरा होता था, यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, इसको सही कर लीजिएगा, तीसरा होता था अमीर ए आजम। तो अमीर ए आजम, अमीर और मनसबदार, ये 3 प्रकार की मनसबदारी व्यवस्था आपको अकबर के समय में देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में कुछ अन्य चीज़ें भी मैं अकबर के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को क्या कहा था? स्थापत्य कला का मोती। तो याद रखना है, पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा था। अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को दिया गया नया नाम क्या था? फतेहपुर सीकरी। तो याद रखना है, सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी कब हुआ? सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी अकबर के गुजरात विजय के बाद हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अकबर ने सिकंदरा का नया नाम क्या रखा? इसका नाम इन्होंने रखा बहिस्ताबाद। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी किसकी अध्यक्षता में? फैजी की अध्यक्षता में, ये आपको पता होना चाहिए। इबादत खाने की स्थापना कब हुई? 1574 ईस्वी में। सबसे पहले कहाँ हुई? फतेहपुर सीकरी में हुई।
अमेरिका की खोज करने का उल्लेख किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें अकबर जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई अकबर के बारे में, और अकबर के बारे में कुछ चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात, 1575 ईस्वी में इनके द्वारा फतेहपुर सीकरी नगर को बसाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जब फतेहपुर सीकरी को, क्योंकि पहले इसको सीकरी बोलते थे और गुजरात विजय के बाद इसका पूरा नाम हो गया फतेहपुर सीकरी, और आपको बता दें गुजरात विजय के दौरान ही, विजय के बाद ही फतेहपुर सीकरी में एक दरवाज़ा बनाया गया था जिसका नाम था बुलंद दरवाज़ा। तो याद रखना है कि बुलंद दरवाज़ा क्यों बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी याद रखना है कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अकबर के सेनापति राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अकबर के द्वारा कई सारे किले बनवाए गए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस तरीके से पूछे जाते हैं? क्रम में पूछे जाते हैं, आपको क्रम लगाना होता है। तो कौन कौन से किले हैं? सबसे पहले आता है आगरा का किला, आगरा का किला। ठीक है, आगरे के किले के बाद इन्होंने निर्माण कराया लाहौर का किला। लाहौर के किले के बाद अकबर द्वारा अजमेर का किला बनवाया गया। अजमेर के किले के बाद इनके द्वारा अटक का किला बनाया गया। अटक के किले के बाद इनके द्वारा इलाहाबाद का किला बनाया गया। अब क्या था कि इनके वर्ष पूछे जाते हैं, जैसे आगरा का किला कब बनवाया गया? तो 1565 में बनवाया गया। लाहौर का किला कब बनवाया गया? 1565 में बनवाया गया। अजमेर का किला कब बनाया गया? 1573 में बनाया, 73 में बनाया गया। अटक का किला, इसको याद कर लीजिएगा, 1573, 1581 में अटक का किला, और इलाहाबाद का किला 1583 में, और आगरा और लाहौर का किला एक ही वर्ष में बनाया गया था, ये है 1565। तो 1565 से लेकर 1583 के बीच अकबर के द्वारा 5 महत्वपूर्ण किलों का निर्माण कराया गया था, जिनमें आगरा का किला, लाहौर का किला, अजमेर का किला, अटक का किला और इलाहाबाद का किला शामिल है। इतनी जानकारी आपको अकबर के बारे में होनी चाहिए। निश्चित रूप से यदि इतनी जानकारी है तो इससे बहुत ही मदद आपको मिलेगी। अब आगे हम बात करने वाले हैं जहांगीर के बारे में। ठीक है, अकबर के बारे में चर्चा समाप्त हुई, जहांगीर से जुड़े हुए फैक्ट को हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यदि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ PDF मिलेगी, वहाँ से देख सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको कैच करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, इनका जन्म हुआ था जहांगीर का 30 अगस्त 1569 को। मानबाई अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री थी, राजा मान सिंह की बहन थी, जिनसे इनकी आप कह सकते हो जिनसे जहांगीर का जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है जगत गोसाई, इनकी दूसरी पत्नी थी, उदय सिंह की पुत्री थी, और आपको याद रखना है कि शाहजादा खुर्रम की ये माँ थी, ये भी आपको पता है ना। तो मानबाई जो थी ये इनकी पहली पत्नी थी, और जगत गोसाई इनकी दूसरी पत्नी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मानबाई इनकी पहली पत्नी हो गई, जगत गोसाई इनकी दूसरी पत्नी हो गई। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 1605 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ, और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की इसने उपाधि धारण की, ये आपको पता होना चाहिए। इसके द्वारा आप जानते हो कि इस समय काल में यदि हम बात करें तो इसने 2 अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत की थी। 2 अस्पा क्या होता था? 2 अस्पा में क्या था? सवार पद से 2 गुने घोड़े रखने होते थे। सिंह अस्पा में क्या था? सवार पद के 3 गुने घोड़े आपको रखने होते थे, ये आपको पता होना चाहिए। चित्तौड़ की संधि इनके समय में देखने को मिलती है, और चित्तौड़ की जो संधि थी ये विशेष रूप से राणा अमर सिंह के साथ इन्होंने की थी। राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार की थी, और जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ वापस दे दिया था। जब इन्होंने अधीनता स्वीकार की उसके बाद चित्तौड़ इनको वापस मिल गया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप जानते हो कि इनके समय में एक जुनता दल भी हुआ करता था। जहांगीर के समय में एक जुनता दल भी हुआ करता था, और उसमें यदि हम बात करें तो जुनता दल जो था वो नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के बाद बनाया था। इसके अन्य सदस्य एतमाउद्दौला, मिर्जा
गियास बेग, असमत बेगम, आसफ खां और शहजादा खुर्रम। इसके समय में बहुत सारे शिष्टमंडल भी यहाँ पर आए थे और इस शिष्टमंडलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर आप गौर करिएगा। पहला शिष्टमंडल जो आपको देखने को मिलता है विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा ये प्रतिनिधि था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला ये प्रथम अंग्रेज था और जहांगीर द्वारा इसको इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की गई थी। तो याद रखना है, विलियम हॉकिंस जो था वो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था और जहांगीर द्वारा इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। इसके बाद दूसरा शिष्टमंडल जो आता है वो सर थॉमस रो के नेतृत्व में आता है। ये ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत थे। अजमेर में जहांगीर के दरबार में ये उपस्थिथ हुए थे और बादशाह के साथ शिकार भी खेलने गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि दूसरा जो शिष्टमंडल आया था वो आया था सर थॉमस रो के नेतृत्व में। तीसरा भी एक आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को पेटसर्ट। तो फ्रांसिस्को पेटसर्ट क्या था? ये डच पर्यटक था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिमांस ट्रेंटी। ये पुस्तक भी इसने लिखी थी। तो दो को याद रखना है, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था या थॉमस रो किसके दरबार में आया था। तो दोनों के दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। जहांगीर के बारे में कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर का जो समय था ये स्थापत्य, साहित्य और चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ समय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहांगीर के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे, जिनको नादिर उल अस्त्र भी कहा जाता था। ये एक पश्चिमी विशेषज्ञ थे। इसके बाद नाम आता है अबुल हसन। अबुल हसन को नादिर उल जमा कहा जाता था और ये व्यक्ति चित्र में महारत थे। तो इसके यहाँ पर एक चित्रकार थे जो पश्चिमी विशेषज्ञ चित्रकार थे, एक व्यक्ति अबुल हसन थे जो व्यक्ति चित्र में महारत हासिल करते थे। इनको तुजुक ए जहांगीरी की उपाधि भी दी हुई है। इसके बाद यदि हम बात करें तो तीसरा आपको देखने को मिलता है, तुजुक ए जहांगीरी जो है ये जहांगीर की आत्मकथा है जो फारसी भाषा में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि दो चित्रकार आपको जहांगीर के समय में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो चित्रकार देखने को मिलते हैं? पहला आपको देखने को मिलते हैं उस्ताद मंसूर और दूसरा आपको देखने को मिलते हैं अबुल हसन। तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर ये जहांगीर के समय में चित्रकार थे, जहाँ पर उस्ताद मंसूर जो कि पश्चिमी चित्रकला में महारत हासिल थी, वहीं दूसरी तरफ अबुल हसन को जो है वो व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। और तुजुक ए जहांगीरी क्या थी? जहांगीर की आत्मकथा थी जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। जहांगीर का मकबरा जो है ये शहादरा लाहौर में है। एतमाउद्दौला का मकबरा यदि हम बात करें तो इसमें आपको बता दें कि अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्णतः संगमरमर द्वारा निर्मित मकबरा है और ये पहली कृत भी है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें पित्रा द्यूरा का प्रयोग किया गया है। ये पहली कृत है जिसमें पित्रा द्यूरा का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतना याद रखना है कि जहांगीर का जो मकबरा था शहादरा लाहौर में है और एतमाउद्दौला का जो मकबरा है जिसको नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्णतः संगमरमर द्वारा निर्मित ये मकबरा है और आपको देखने को मिलेगा कि पहली कृत पित्रा द्यूरा का जो प्रयोग है वो यहीं पर किया गया है। तो ये तो हो गई आपकी जहांगीर की बात। जहांगीर के बाद यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है जहांगीर के बाद दूसरा शासक शाहजहां। तो अब हम बात करने वाले हैं शाहजहां के बारे में, ठीक है। दूसरा शासक आपको देखने को मिलता है शाहजहां। शाहजहां के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शाहजहां के बारे में थोड़ा सा विशेष परिचय। शाहजहां के बारे में जैसे जहांगीर के बारे में आपने देखा परिचय, उसी तरह से शाहजहां के बारे में हमें देखना है। सबसे पहली बात 1592 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसकी माता का नाम था जगत गोसाई। अंजुमन बानो बेगम मुमताज महल इसकी पत्नी थी, ये आपको पता होना चाहिए। राज्याभिषेक आगरा में हुआ था और इसने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शासक था शाहजहां, ये आपको पता होना चाहिए। इसने उपाधि भी कुछ धारण की थी जैसे किरण ए सानी, शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब, ये कुछ उपाधियां भी इसने धारण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसने साम्राज्य विस्तार भी किया। 1533 ईस्वी में इसने अहमदनगर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया और यहाँ पे संधि हुई, गोलकुंडा और बीजापुर से संधि भी हुई, ठीक है। कब? 1636 से 1644 ईस्वी में। औरंगजेब
का समय इसके बाद आता है। आपको बता दें कि औरंगजेब जो है इस समय सूबेदार नियुक्त किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसने औरंगजेब को जो है दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी आपको पता होना चाहिए कंधार शाहजहां के समय अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। तो कंधार मुगलों के अधिकार से कब निकला? कंधार मुगलों के अधिकार से शाहजहां के शासनकाल में निकला। और किसके शासनकाल में औरंगजेब एक सूबेदार था? तो याद रखना है, दक्कन का सूबेदार औरंगजेब को बनाया गया था शाहजहां के शासनकाल में, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें यदि हम बात करें इसके शासनकाल की, यदि हम बात करें तो इसके शासनकाल की चर्चा विभिन्न संदर्भों में महत्वपूर्ण है। जैसे स्थापत्य की यदि हम बात करें तो दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा के ताजमहल का निर्माण इसी के समय काल में होता है। दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला, शीश महल, मोती मस्जिद आदि का निर्माण भी शाहजहां के शासनकाल में होता है। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय भी देखने को मिलता है। और आपको बता दें दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नए नगर की स्थापना भी इसके द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त सिजदा एवं जमीन बोस प्रथा को इसने समाप्त किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके शासनकाल को मुगल काल का शासनकाल, मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी मान्यता है, ये भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण काल था। फारसी भाषा में दो शैलियां इस समय काल में देखने को मिलती थी। पहली शैली थी भारतीय फारसी, दूसरी शैली थी आपकी ईरानी फारसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कलीम इसके समय में राज कवि नियुक्त किए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कबींद्राचार्य। कबींद्राचार्य की यदि हम बात करें तो शाहजहां के आश्रित कवि थे। कबींद्र कल्पना की रचना इसने की थी। बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर इन समाप्त कराया था और इनकी उपाधि जो थी वो सरस्वती की थी। तो कबींद्राचार्य भी जो संबंधित थे वो शाहजहां से संबंधित थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब की यदि हम बात करते हैं तो इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। कब कब हुआ है? एक हुआ है 1658 में, एक हुआ है 1659 में। दोनों पता होना चाहिए कि औरंगजेब जो है एकमात्र ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। औरंगजेब के बारे में यदि हम बात करें तो कुछ युद्ध थे जो इसने उत्तराधिकार के लिए लड़े, जैसे धर्मत का युद्ध था, सामूगढ़ का युद्ध था, पुरंदर की संधि इसने की। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो इसके समय में, औरंगजेब के समय में जो मुगल सेना में सेनापति थे वो सर्वाधिक थे। औरंगजेब का शासनकाल ऐसा शासनकाल था जब मुगल सेना में सबसे ज़्यादा जो सेनापति थे वो हिंदू हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें औरंगजेब के बारे में तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः जीवित किया, सिक्कों पर कलमा खुदवाया, नौरोज का प्रारंभ करवाया इसने, और तुलादान तथा झरोखा दर्शन पर इसने पाबंदी लगा दी। आप जानते हो राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण भी इसके द्वारा कराया गया है और अन्य नाम इसका है बीबी का मकबरा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल पर आधारित स्थापत्य कला शैली जो थी विशेष रूप से किसको दी जाती है? राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है इसको बोला जाता है कि यह द्वितीय ताजमहल है, द्वितीय ताजमहल की उपाधि इसको दी जाती है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी इसके द्वारा कराया गया था और आपको बता दें जहां आरा को साहिबात उल जमानी का उपाधि भी इसके द्वारा दी गई थी। तो ये तो बात हो गई है औरंगजेब के बारे में। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें तो मदद ए मास, ये आपको पता होना चाहिए। मदद ए मास की भी शुरुआत इसके द्वारा की गई थी। तो मदद ए मास क्या है? मदद ए मास जो है विशेष रूप से मुगल प्रशासन से संबंधित है। तो मदद ए मास पर पहुंचने से पहले कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं। जैसे मीर बख्शी, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी हुआ करता था। मीर बख्शी का क्या कार्य था? मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। सरकत नामक प्रमाण पत्र पर यह हस्ताक्षर करता था। सैनिकों का मासिक वेतन यह निर्धारित करता था। प्रांतों के जो बख्शी होते थे इसी के नियंत्रण में होते थे। भू राजस्व अधिकारियों का यह पर्यवेक्षण करता था। सैन्य विभाग के लिए वेतन के लिए उत्तरदायी होता था और वेतना अधिकारी जो है इसको कहा जाता था। नियमित और अस्थायी कार्य नहीं था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मीर बख्शी क्या होता था ये आपने देख लिया। मीर बख्शी के बाद आते थे घुड़सवार सैनिक।
घुड़सवार सैनिक में दो होते थे, एक होते थे अहदी, एक होते थे दाखिली। अहदी क्या होते थे? बादशाह द्वारा नियुक्त सैनिक होते थे जो बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे, उनको बोला जाता था अहदी। एक सैनिक होते थे जिनको बोला जाता था दाखिली। दाखिली सैनिक क्या होते थे? ये बादशाह द्वारा भर्ती सैनिक होते थे जो मनसबदारों की सेवा में लगे होते थे। तो ये दो प्रकार के सैनिकों के बारे में भी पता होना चाहिए कि अहदी सैनिक क्या होते थे और दाखिली सैनिक क्या होते थे, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है मदद ए मास की। मदद ए मास क्या होता था? मदद ए मास विशेष रूप से इस समय काल में मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि हुआ करती थी, जिसको बोलते थे मदद ए मास। इसके अन्य नाम क्या थे? सयूरगल इसका अन्य नाम था। सद्र इसको बोलते थे, दान की जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण करता होता था, जिसको सद्र बोलते थे। इसमें यदि हम बात करें तो ये जो भूमि होती थी मदद ए मास, इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था, मतलब इसकी अदला बदली नहीं की जा सकती थी। तो यहाँ पे स्थानांतरण का जो है अभाव था। साथ ही साथ अनुदान ग्राही के पास यह वंशानुगत रूप से होती थी, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में ये चली जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको मिली है उसकी मृत्यु हो गई है तो इसको वापस ले लिया जाए, वापस नहीं लिया जाता था, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चलती जाती थी। तो इसको बोलते थे मदद ए मास, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मनसबदारी व्यवस्था होती थी। मनसबदारी व्यवस्था में यदि हम बात करें तो 33 वर्ग कुल 66 प्रचलन में थे। कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद भी दिए जाते थे। अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात एवं सवार दोगुनी व्यवस्था लागू की थी, ये आपको पता होना चाहिए। पहली कोट होती थी जात के अनुसार, दूसरी कोटि होती थी आधे सवार के अनुसार, तीसरी कोटि होती थी आधे से भी कम सवार के अनुसार। और आपको बता दें सवार पद जात पद से कभी भी ऊपर नहीं हो सकता था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सैन्य और असैन्य अधिकारियों को विशेष रूप से एक ही सेवा और संवर्ग में लाना, ये व्यवस्था थी मनसबदारी की। तो मनसबदारी के अंतर्गत सैन्य और असैन्य अधिकारियों को एक ही सेवा संवर्ग में लाना होता था। इसके समय में यदि हम सिक्कों की बात करें मुगल प्रशासन में, तो टकसालों में सोने चांदी एवं तांबे के सिक्कों की ढलाई की जाती थी। अकबर के समय में यदि हम सिक्कों की बात करें तो राम सीता की आकृतियों वाले आपको सिक्के देखने को मिलते हैं। राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से यहाँ पे दाम एक सिक्का प्रचलित था जो कि तांबे के सिक्का होता था और रुपए के 40वें भाग के ये बराबर होता था। तो दाम नामक सिक्का जो था वो अकबर के समय में प्रचलित था। इसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर के बारे में यदि हम बात करें तो अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित इसने करवाई थी। कुछ सिक्कों पर जहांगीर के साथ साथ नूरजहां का भी नाम अंकित है और हाथ में शराब का प्याला लिए हुए चित्र इसके सिक्कों पर देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई मुगल काल में विशेष रूप से प्रशासन के बारे में। इसके बाद यदि हम बात करें मुगल संगीत के बारे में, मुगल संगीत और चित्रकला के बारे में, तो पहला नाम आता है अकबर का। अकबर के समय में तानसेन जो थे ये प्रमुख ध्रुपद गायक थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। मूल नाम इनका था रामतनु पांडे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में ये रहते थे तानसेन। अकबर द्वारा कंडाभरणवाड़ी बिलास की उपाधि इनको प्रदान की गई थी और इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आते थे मोहम्मद शाह रंगीला। पहले नंबर पे तानसेन। तानसेन के बाद इन्हीं के जैसे एक और संगीतकार थे जिनको बोलते थे मोहम्मद शाह रंगीला। तो याद रखना है कि अकबर इस मुगल काल में विशेष रूप से तानसेन और मोहम्मद शाह रंगीला दो लोग प्रमुख थे। और मोहम्मद शाह रंगीला जो थे ये विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा कि ख्याल गायन जो था उसको इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। औरंगजेब के शासनकाल में क्या हो गया, क्योंकि संगीत को औरंगजेब ने बताया कि इस्लाम विरोधी है तो संगीत पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि औरंगजेब स्वयं भी बीड़ा वादन बहुत ही बेहतर ढंग से करता था, मतलब कुशल बीड़ा वादक था। तो याद रखना है मुगल काल में तानसेन
और मोहम्मद शाह रंगीला, दो प्रमुख आपको संगीतकार, संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम का नाम क्यों आता है? बाबर की पुत्री थी। इनका नाम इसलिए आता है, परीक्षा में ये इसलिए पूछी जाती हैं क्योंकि इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। और हुमायूं नामा में क्या है? बाबर और हुमायूं का इतिहास है, हुमायूं और कामरान के मध्य लड़े गए युद्धों का विवरण है और अकबर के आदेश पर यह लिखा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। विशेष रूप से हुमायूं नामा में बाबर और हुमायूं के इतिहास के बारे में बताया गया है, हुमायूं और उनके भाई कामरान के बीच जो युद्ध हुए हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है और अकबर के आदेश पर इसकी रचना की गई है। ठीक है। इसके बाद बहुत सारी पुस्तकें थी इस समय काल में जो पूछी जाती हैं, जैसे कि तबकाते अकबरी पुस्तक, तबकाते अकबरी पुस्तक को लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने। फिर आता है तारीख़ शेरशाही, इस पुस्तक को लिखा है अब्बास योम शेरवानी ने। फिर आता है ताजुल मासिर, इसको लिखा है हसन निजामी ने। इसके बाद आता है कानून हुमायूनी, इसको लिखा है ख्वांद मीर ने। इसके बाद आता है नुक्सा-ए दिलकुशा, इसको लिखा है भीमसेन ने। और इसके बाद आता है आलमगीरनामा, इसको लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। अगला आता है सियार उल मुतकरीन, इसको लिखा है गुलाम हुसैन ने। अगला आता है आलम सालेह, इसको लिखा है मोहम्मद सालेह ने। और इसके बाद आता है शाहजहांनामा, इसको लिखा है इनायत खान ने। और अगला है चहार चमन, इसको लिखा है चंद्रमान ब्राह्मण ने। इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। चित्रकला की यदि हम बात करें तो चित्रकला का भी काल यदि हम देखें मुगल शासन में सर्वश्रेष्ठ था, तो चित्रकला के बारे में भी कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे चित्रकला के बारे में जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि मुगल शैली का प्रारंभ करता था हुमायूं। चित्रकला में मुगल शैली का जो प्रारंभ करता था वो हुमायूं था। हुमायूं के चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, ये इसके चित्रकार थे। अकबर के चित्रकार कौन थे? दसवंत थे और बसावन, ये अकबर के चित्रकार थे। जहांगीर के चित्रकार कौन थे? अबुल हसन, जहांगीर के चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर, ये जहांगीर के चित्रकार थे। ठीक है। अभी आपने देखा भी था कि इसमें से उस्ताद मंसूर जो थे ये विशेष रूप से पक्षियों की चित्रकारी करते थे और अबुल हसन जो थे ये मानव की चित्रकारी करते थे, मतलब कि हूबहू चित्र मानव का उतार देते थे। तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर ये जहांगीर से संबंधित थे। अन्य तथ्य जहांगीर से संबंधित यदि हम बात करें तो मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। चित्रकला का कुशल पारखी यदि कोई था मुगल शासन में तो वो था जहांगीर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आपको बता दें कि कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको पता होना चाहिए इस संदर्भ में। जैसे विभिन्न साहित्य हैं, उन साहित्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साहित्यों के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि जैसे अब्दुल हमीद लाहौरी, इसमें कुछ चीज़ें कट गई हैं, कोई बात नहीं। अब्दुल हमीद लाहौरी, इनकी कृति है पादशाहनामा। इसके बाद अब्दुल फजल हैं, इन्होंने लिखा है अकबरनामा। इसके बाद है केशोदास, केशोदास ने लिखा है रामचंद्रिका। इसके बाद है केशोदास, केशोदास ने लिखा है रसिक प्रिया। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ लेखक हैं जो आपको पता होना चाहिए, उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद साहित्य की बात करें तो आप जानते हो फारसी मुगलों की राजभाषा थी और नस्तालिक जो थी ये एक फारसी लिपि थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है फारसी लिपि को क्या कहते थे? फारसी लिपि उस समय की जो होती थी उसको नस्तालिक कहते थे। नस्तालिक एक फारसी लिपि हुआ करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं ट्रेवनियर विदेशी यात्री था जो मुगल काल में आया था। शाहजहां के शासन काल में भारत की इसने यात्रा की थी। पेशे से एक जौहरी था और 6 बार इसने भारत की यात्रा की थी और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था ट्रेवल्स इन इंडिया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है तो आपको बताना है कि ट्रेवनियर ने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है और ये शाहजहां के शासनकाल में इसने भारत की यात्रा की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद साहित्य में यदि हम बात करें तो आप देखते हो कि अगला नाम जो आपका आता है वो मनुची का आता है। मनुची का भी नाम महत्वपूर्ण है विदेशी यात्रियों में। मनुची की बात यदि हम करें विदेशी यात्रियों में तो आपको देखने को मिलता है इताउल
बावली यात्री थे। दारा सिकों की सेवा में तोपची के रूप में इन्होंने कार्य किया। बाद में चिकित्सक का पेशा अपनाया। इन्होंने संस्मरण भी लिखा। अन्य नाम इनके जो थे उसमें यदि हम बताएं तो इनको भारत का दर्पण भी कहा जाता था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुगल काल विविध की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हेमू के बारे में है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, तो आप देख लीजिएगा सरसरी निगाह से। ठीक है, इसके बाद बात आता है विदेशी यात्री। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, क्रम दिया है कि कौन सा विदेशी यात्री पहले आया, कौन सा विदेशी यात्री बाद में आया, तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। विदेशी यात्रियों में यदि हम बात करें तो हॉकिंस सबसे पहले आता है 1608 से 1611 में, फिर इसके बाद टॉमस रो आता है 1615 से 1619 में, फिर इसके बाद मनुची आता है 1653 से 1708 में, फिर आते हैं रॉल्फ फिंच 1585 में। ठीक है, 1585 से 1586 ये कौन आते हैं, रॉल्फ फिंच आते हैं। इनका नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हॉकिंस और टॉमस रो ये दो अवश्य याद रखिएगा कि पहले हॉकिंस आया था, फिर टॉमस रो आया था और उसके बाद मनुची। ये पहले तीन याद होने चाहिए, पहले हॉकिंस आया, फिर टॉमस रो, फिर मनुची। ये तीन यदि याद हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद विभिन्न युद्धों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे खानवा का युद्ध कब हुआ, घाघरा का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध कब हुआ, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, किनके बीच लड़ा गया और वर्ष क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है संबंधित शासकों की, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध आप जानते हो राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था, बिलग्राम का युद्ध सेल शाह के विरुद्ध लड़ा गया था, खुसरो का विद्रोह जहांगीर के समय में हुआ था और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। तो कहने का मतलब है कि जो प्रमुख घटनाएं हैं उन प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब हुई है वो घटना और किसके समय काल में हुई है, विजेता कौन रहा है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें से कुछ जानकारी और आपको दी हुई है, जैसे गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी दुर्गावती, मराठा छत्र राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई, मराठों के होलकर वंश की शासिका थी अहिल्याबाई, मौलिम तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाया था गोलाकार यंत्र से किसने, इसमें आपको बता दें कि मौलिम ने पता लगाया था। मौलिम विशेष रूप से व्यापारिक जहाज़ों पर कार्य करने वाले कर्मचारी का नाम होता था और वही देख के बताते थे क्या, सूर्य और तारों की स्थिति, जिसके आधार पर उस समय काल में यात्रा की जाती थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहनूर के संबंध में जानकारी देने वाले विदेशी यात्री का नाम क्या है, ट्रेवनियर ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है मुगल काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको हमने देखने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से इससे आपको रिवीजन में मदद मिलेगी। ये मैं नहीं कहता कि इससे 100% चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन हाँ रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे जो हम चर्चा करेंगे वो विशेष रूप से गुरु नानक और सिख समुदाय के बारे में बात करेंगे, फिर मध्यकाल से संबंधित विविध चीज़ें हैं उनको देखेंगे और इसके बाद से आधुनिक भारत की चर्चा शुरू कर देंगे, क्योंकि आधुनिक भारत हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत के प्रश्न आते हैं, इसलिए हमें आधुनिक भारत पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।